नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेषताओं के बारे में, मींस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो अपने साथ कैरी करता है, क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की देखने को मिलती हैं। सो बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसे एक जीवंत दस्तावेज कहते हैं और इसे देश का दर्पण यानी कि मिरर भी कहते हैं। अब इसे जीवंत दस्तावेज कहने के पीछे कारण क्या है? बेसिकली होता क्या है कि जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो ग्रो करती हैं, उनमें ग्रोथ होती है, वो चीज़ें बढ़ती घटती रहती हैं। ठीक उसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर अमेंडमेंट्स के थ्रू यानी कि संशोधनों के थ्रू भारत के संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं, जो कि होता भी रहा है। मूल संविधान जो हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन था, जब वो बनाया गया और इम्प्लीमेंट हुआ 1950 में, तो उसके अंदर जो अनुच्छेद थे उनकी संख्या कुछ और थी। और आज का जो हमारा वर्तमान का यानी प्रेजेंट टाइम पीरियड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें उसके जो पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स बेसिकली, उसके जो भाग हैं और जो अनुच्छेद हैं यानी कि आर्टिकल्स, उन सब में चेंजेस है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इसको जीवंत दस्तावेज कहा जाता है, लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और इसे राष्ट्र का दर्पण भी कहते हैं। दर्पण कहने के पीछे का रीज़न क्या है? मिरर कहने के पीछे का रीज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली इंडिया के कल्चर को, इंडिया के वैल्यूज़ को दिखाता है। इंडिया के लोगों की जो सोच है, जो उनके मूल्य हैं यानी कि जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो उनका ट्रेडिशन है, उन चीज़ों को वो कैरी करता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जो इंडिया में डाइवर्सिटी को एक तरीके से बना के रखे, इंडिया की डाइवर्सिटी को वो ख़त्म ना करे या फिर उस पर किसी तरह की कोई चोट ना पहुंचाए। इसके साथ ही इंडिया के अंदर हमें यानी कि भारत के अंदर हमें जो वैल्यूज़ देखने को मिलते हैं, जो ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं, उसके कहीं ना कोई अंश हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखते हैं। ये रीजंस हैं कि हम इसे जीवंत दस्तावेज यानी कि लिविंग डॉक्यूमेंट और राष्ट्र का दर्पण भी कहते हैं। ये जो दोनों क्वालिटीज़ हैं, ये जो दोनों विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, ये दुनिया के और दूसरे संविधानों में हमें लगभग कहीं कहीं पर ही देखने को मिलती हैं और कहीं कहीं पर देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर कह सकते हैं। इसके साथ ही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैलेंस्ड है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी है और कठोर भी है। लचीले और कठोर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को डीप में स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। आगे की किसी वीडियो में हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बेसिकली जो दो टाइप्स हैं इसके, एक लचीला और एक कठोर। यानी कि कुछ संविधान ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें ईजिली चेंजेस किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें अमेंडमेंट करना यानी कि संशोधन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से दो पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया जाता है ब्रॉडली। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, ब्रॉडली देखते हैं, विस्तृत रूप में देखते हैं, तो संविधान को विस्तृत रूप में दो पार्टों में ही डिवाइड किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, लचीला और कठोर, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। ठीक है, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी विशेषता ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। इट मीन्स दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, कुछ भागों की हम बात करें, तो वो ऐसे हैं जिनको आसानी से बदला जा सकता है। और उनको बदलने का जो प्रोसेस है, उसको संशोधित करने का जो की जो प्रक्रिया है, वो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। वहीं कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको चेंज करना, संशोधित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और दोनों ही क्वालिटीज़ उसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इवन इंडिया का जो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वर्ल्ड्स
लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जब बनाया गया, तो इसके अंदर लगभग 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रावधान लिखे हुए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर या फिर किसी भी संविधान के अंदर जो प्रावधान होते हैं, जो प्रोविजंस होते हैं, जो नियम कानून होते हैं, उनको आर्टिकल कहा जाता है। इसके साथ ही जिस तरह से किसी बड़ी बुक को, किसी 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 बड़े डॉक्यूमेंट को अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं ताकि उनको इजीली एक्सेस किया जा सके, इजीली पढ़ा जा सके, समझा जा सके, उसी तरह से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो टोटल 22 भाग हमें देखने को मिलते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आर्टिकल्स में नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आर्टिकल्स में नहीं हैं, और कुछ चीज़ों को आर्टिकल्स में सही से डिफाइन नहीं किया गया है, सही से उनको उनका अर्थ, उनका मतलब बताया नहीं गया है, समझाया नहीं गया है। तो उन चीज़ों को समझाने के लिए अलग से अनुसूचियां बनाई गई हैं, शेड्यूल्स बनाए गए हैं। इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलते हैं 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स, जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में थे जो 1950 में इम्प्लीमेंट होता है, देश के अंदर बना बन के रेडी होता है और इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम पीरियड की बात करें, तो प्रेजेंट टाइम पीरियड में अप्रॉक्स 470 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। कुछ अमेंडमेंट्स अभी पाइपलाइन में हैं, जल्दी ये 470 आर्टिकल्स 500 प्लस हो जाएंगे। और जो भाग हैं वो 22 से 25 हो गए हैं, अनुसूचियां जो हैं वो 8 से 12 हो गई हैं। और यही रीजन था कि हम इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। इसके साथ ही अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें, देखिए, भारत का जो संविधान है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है ना, तो उसकी विशेषताएं भी बहुत सारी हैं। लेकिन हम इसको सही तरीके से समझने के लिए दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत बेसिक फीचर्स हैं, जो हमें दुनिया के लगभग लगभग ये लगा लीजिए आप कि सभी संविधानों में, सभी कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलते हैं। उन बेसिक फीचर्स में जो सबसे पहली चीज आती है, वो आती है सिंगल सिटीजनशिप की। यानी कि भारत के अंदर सिंगल नागरिकता का प्रावधान है। देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। देश जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, क्षेत्रफल में यानी कि आकार में, एरिया में। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन फिर भी हर जगह रहने वाला इंडिविजुअल भारत का नागरिक कहलाता है, उसकी सिंगल सिटीजनशिप है। भारत की टेरिटरी में रहने वाला हर एक इंडिविजुअल भारत का नागरिक कहलाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कॉन्स्टिट्युएंसी में है, यानी कि वो किस राज्य में है, किस यूनियन टेरिटरी में है, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल इंडिया के किसी एक पार्ट में रह रहा है तो वो वहाँ का भी नागरिक कहलाएगा और भारत का भी नागरिक कहलाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो इंडिया का पार्ट है, भारत का पार्ट है। तो हर जगह रहने वाला इंडिविजुअल भारत का नागरिक कहलाता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि डुअल सिटीजनशिप की का प्रोविजन है। वहाँ पे जो 50 स्टेट्स हैं, भारत यूएस के अंदर जो 50 स्टेट्स हैं, और यूएस जो कि एक परिसंघ है, या फिर संघ भी उसको आप कह सकते हैं, जो कि एक यूनियन है, यूनाइटेड नेशन है, वहाँ पे दोहरी दोहरी नागरिकता होती है। यानी कि एक इंडिविजुअल, अगर सपोज कोई एक इंडिविजुअल न्यूयॉर्क में रह रहा है, तो वो न्यूयॉर्क का सिटीजन पहले है, यूएस का सिटीजन बाद में है। तो वहाँ पे डबल नागरिकता होती है। इसके साथ ही जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है। यानी कि इंडिया के अंदर रहने वाले हर एक इंडिविजुअल को वोटिंग का राइट है। वो इंडिया के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर वो एक क्राइटेरिया फुलफिल करे। क्राइटेरिया क्या है? कि वो इंडिविजुअल वयस्क होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, मींस 18 प्लस होना चाहिए। पहले ये जो एज लिमिट थी ये 21 थी, फिर इसको बाद में एक संशोधन के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू घटा करके 18 कर दिया गया। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है। ये फीचर हमें दुनिया के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी देखने को मिलता है। बट इनिशियली जब हम देखें, अगर इंडिया की भी बात करें, तो यहाँ पे पहले 21 की एज लिमिट थी, अभी 18 हो गई है। दुनिया के अलग अलग देशों में हमें अलग अलग एज लिमिट देखने को मिल सकती है, बट ये फीचर लगभग हर जगह पे होता है। उसके साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्ष है।
ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे नेशन को इस्टेब्लिश करने की बात करता है, एक ऐसे नेशन की बात करता है जहाँ पे सेकुलरिज्म हो, धर्मनिरपेक्षता हो, यानी कि सभी धर्मों को बराबर नजरिए से देखा जाए, समान दर्जा दिया जाए। और और तो और देश का अपना कोई एक रिलीजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है तो मल्टीपल रिलीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में देश का यानी कि एक राष्ट्रीय धर्म होना, एक नेशनल रिलीजन होना सही नहीं है। इस वजह से इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म है, मींस सभी धर्म बराबर हैं, और देश का नेशनल नेशनल अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो कोई एक नेशनल रिलीजन नहीं है, कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है। वहीं कुछ दूसरे देश हैं, अगर आप कंपैरिजन करें तो जैसे कि अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, मुस्लिम देशों की बात करें, तो मुस्लिम देशों के जो संविधान होते हैं वो एक रिलीजन की बात करते हैं जो कि इस्लाम है। वहीं कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं। बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी देता है। बाकी देशों के संविधान में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को नहीं मिलती है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि कुछ ऐसे कर्तव्य, कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल को एक तरीके से देखा जाए तो प्रोवाइड करता है कि हमें बीइंग अ इंडियन सिटीजन क्या क्या ड्यूटीज निभानी है, कौन कौन से कर्तव्य निभाने हैं। जैसे कि देश का सम्मान करना, जो सरकारी संपत्ति है या फिर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज ना करना, देश के झंडे का, देश के राष्ट्रगान का सम्मान करना, वो वगैरह वगैरह बहुत सारी ड्यूटीज हैं ऐसी जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई मिलती हैं। इसके साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट चीज और आती है वो आती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो राज्यों के कर्तव्य हैं, यानी कि जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में और जो देश की सरकार है उनको क्या क्या काम करने हैं। हालांकि जो डीपीएसपी है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, इनको जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करता है। ठीक है, वो ये नहीं कहता है कि सरकारों को ये करना ही होगा, वो बताता है कि सरकारों को ये करना चाहिए। और ये फीचर भी हमें मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है एक, वो है फंडामेंटल राइट्स। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे हैं जो अपने नागरिकों को अधिकार तो देते हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जो अपने देश में रहने वाली जनता को बहुत सारे राइट्स देते हैं, बहुत सारे अधिकार देते हैं, लेकिन वो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे होते हैं। इट मीन्स उनको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है उन राइट्स का। उनको गवर्नमेंट हटा भी सकती है, चेंज भी कर सकती है। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट करता है। हर एक सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स वो देता है जिनका वॉयलेशन हो ही नहीं सकता, जिनको आप कभी खत्म नहीं कर सकते, जिनके अंदर आप कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके साथ ही इंडिया के अंदर एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। इंडिया की जो जुडिशरी है वो पूरी तरीके से फ्री है अपना काम करने के लिए। उसके ऊपर गवर्नमेंट के किसी दूसरे पार्ट का यानी कि जो गवर्नमेंट के दूसरे अंग हैं जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उनका कोई दबाव नहीं है। और तो और इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी विभाग का या किसी भी सरकारी कार्यालय का जुडिशरी के ऊपर कोई वो नहीं है कि जुडिशरी को वो एक तरीके से इफेक्ट कर सकें या जुडिशरी को वो कुछ करने या ना करने के लिए प्रेशराइज कर सकें। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्री है, फ्री हैंड दिया हुआ है यहाँ पे न्यायपालिका को। ये जो सारे बेसिक फीचर्स हैं ये अभी हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम दूसरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये तो हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती हैं। उनको हम बोलेंगे मेन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स या फिर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स। संविधान की मौलिक विशेषताएं या फिर संविधान की मुख्य विशेषताएं जो भारत के संविधान को सबसे अलग बनाती हैं। जब हम इन विशेषताओं की बात करते हैं तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो है द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन
यानी कि देश का संविधान, हमारे देश का संविधान सबसे लंबा लिखित बड़ा संविधान है। ठीक है। इसके साथ ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बात और कही जाती है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको उधार का संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडेप्ट की हुई हैं। इसके साथ ही सेपरेशन ऑफ पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बहुत ज़्यादा अलग है किसी भी दूसरे देश के संविधान के कंपैरिजन में। और इंडिया की पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये जो इसके मुख्य विशेषताएं हैं, यानी कि जो इसकी मेन और फंडामेंटल फीचर्स हैं, इनको हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये वो फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे अलग बनाते हैं। बाकी जो हमने पीछे बात की बेसिक फीचर्स की, वो बेसिक फीचर्स हम आगे की वीडियोस में जैसे जैसे हम दूसरे टॉपिक्स करेंगे वहां पे हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो मेन फीचर्स हैं, इनको हम अगले पार्ट में जो है कि डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम फिर दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।